संदीप जी, रोहन जी, पदुम जी, सतेंद्र जी, शाहरुख जी, फारूक जी, अन्य सोनू जी, मोनू जो है आप लोग सामने। आज बंगाल के बारे में पढ़ाऊंगा कि बंगाल के जो कौन कौन सूबेदार सैफी नवाब हुए पलासी और बक्सर के युद्ध तक, हो सके कल तक पूरा हो जाए, लेकिन आज बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ाना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो बंगाल है, बंगाल में नवाबी का स्टार्ट कब हो रहा है? ये बंगाल के बंगाल राज्य के संस्थापक के बारे में जानेंगे। स्वतंत्र संस्थापक के बारे में। पहले हम थोड़ा सा वहां के नवाबों सूबेदारों के बारे में जान लें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई, तो इन्हीं के समय में एक उनके बड़ा योग्य सैनिक अधिकारी था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। यही बंगाल राज्य का स्वतंत्र संस्थापक था। स्वतंत्र संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खान था। देखिए, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया गया था। क्या बनाया गया था? बंगाल का दीवान बनाया गया था। मुर्शिद कुली खान बंगाल का दीवान बनाया गया था। इतना ध्यान दीजिएगा, जब ये बंगाल का दीवान बना था तो इसकी टकराहट सूबेदार एक थे, सूबेदार अजीम उस्सान से हो रही थी। अजीम उस्सान हो रही थी। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि अजीम उस्सान कौन है? ये बंगाल का सूबेदार था अजीम उस्सान। तो उस समय बंगाल का दीवान कौन था? मुर्शिद कुली खान। थोड़ा सा इतिहास में आना पड़ेगा। जो औरंगजेब है, औरंगजेब के जो लड़के थे, आप लोगों को मालूम होना चाहिए औरंगजेब के बहुत लड़के थे, लेकिन औरंगजेब के मृत्यु के समय इसके 3 ही लड़के जिंदा थे। ये मुअज्जम है। यही मुअज्जम इतिहास में बहादुर शाह प्रथम या
शाह आलम प्रथम के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका एक लड़का और था जिसका नाम है आजम, और एक लड़का और है जिसका नाम था काम बख्श। औरंगजेब के 3 लड़के थे, मुअज्जम, आजम, काम बख्श। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि फाइनली उत्तराधिकार की लड़ाई मुअज्जम आजम को और काम बख्श को पराजित कर, जैसे इनको 1707 के जजाओ के युद्ध में और इनको भी 1707 में ही हैदराबाद के युद्ध में पराजित किया और इसमें लोग मारे गए थे। ये ध्यान देने वाली बात है। फाइनली जो मुअज्जम है ये बादशाह बन गए। जब मुअज्जम बादशाह बने थे तो इनका कार्यकाल 1707 से 1712 तक था। ध्यान देने वाली बात है, मुअज्जम का कार्यकाल जो है 1707 से 12 तक ये मुगल बादशाह के रूप में रहे। मुअज्जम का ही लड़का इस शाह आलम के एक लड़के थे जिनका नाम है जहांदार शाह, एक लड़के का नाम है अजीम उस्सान, एक लड़के थे रफी उस्सान और एक लड़के थे जहां शाह। जब औरंगजेब जिंदा थे, औरंगजेब के ही समय में जो इनका नाती है अजमुस्सान वो बंगाल का सूबेदार रह चुका था। औरंगजेब के मरने के बाद देख रहे हैं कि शाह आलम भी ज्यादा दिन तक शासन नहीं किए है, 5 साल तक शासन किए, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो शाह आलम की उम्र बुढ़ापा की तरफ चले गई, लगभग 70 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे थे शाह आलम। तो इनके लड़कों में सबसे योग्य अजीम उस्सान ही था। सबसे योग्य कौन था? अजीम उस्सान। वो जान रहा था कि अगले 5-7 सालों में मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी और दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के लिए हमको सेना की पैसे की जरूरत है। तो अजीम उस्सान वो था तो वहां का सूबेदार, और मुर्शिद को लिखा था वो था दीवान। तो चाहता था जितना रेवेन्यू राजस्व है दिल्ली न जाए, बंगाल में ही रहे, चोरी करना चाहता था। और दीवान बनाकर, दीवान का काम था लगान वसूल करके भिजवाना। तो मुर्शिद कुली खां और हिंदुस्तान में इसीलिए टकराहट होती थी, हमेशा लोगों में लफड़ा होती रहती थी। इनके पिताजी की जब मृत्यु हो गई बहादुर शाह की, अजमुस्सान के पिता जो है शाह आलम, यहाँ बहादुर शाह की जब मृत्यु हो गई तो अजमुस्सान उत्तराधिकार के लड़ाई में भाग लिया कि हम मुगल बादशाह बन जाए। लेकिन ये अजीम उस्सान उत्तराधिकार के लड़ाई में जहांदार शाह से नहीं जीत पाए, क्योंकि जहांदार शाह का साथ देने वाला एक बहुत बड़ा सरदार, ताकतवर सरदार था, जुल्फिकार खां, जिसका नाम है जुल्फिकार खां। इतिहास में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। और एक व्यक्ति है असद खां। यानी कि इन लोगों की मदद से जहांदार शाह अजमुस्सान को उत्तराधिकार की लड़ाई में रफुस्सान जहां शाह को सबको पराजित कर देता और सब मारे गए। और फाइनली क्या बचे कि शाह आलम के बाद जहांदार शाह शासक बना। जब जहांदार शाह सम्राट बन गया, ध्यान देने वाली बातें हैं, तो इसे ही इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता है। किसे? जहांदार शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता है। और ज्यादा दिन तक शासन भी नहीं कर पाया, 1712 से और 13 तक ही शासन कर पाया, मात्र 1 वर्ष कर पाया। तो उस समय ध्यान देने वाली बातें हैं
कि अब बंगाल का जो सूबेदार था, वो सूबेदार अजमुस्तान का लड़का जो था वो फर्रुखियर हो गया था। कौन था? फर्रुखियर, अजमुस्तान का लड़का। मुर्शिद कुली का बंगाल में ही दीवान थे। यही फर्रुखियर जो है, इसकी बहुत कथा है, फर्रुखियर का कहानी है। जो अजमुस्तान का लड़का है फर्रुखियर, फर्रुखियर के जो पिता अजमुस्तान थे, अजमुस्तान जी जो थे एक सैयद बंधु, इतिहास में एक फेमस चेहरा है सैयद बंधु, जिसमें थे अब्दुल्ला खां और एक का नाम है हुसैन खान। इन लोगों को क्रमशः पटना का दीवान और इलाहाबाद का मीरबख्शी बनाए हुए थे। इन सैयद बंधुओं के पास अजमुस्तान की पत्नी और फर्रुखियर की मां गई कई सैयद बंधुओं से, यहाँ तो मेरे बेटे फर्रुखियर को जहांदार शाह के हवाले कर दो कि मेरे लड़के फर्रुखियर का कत्ल हो जाए, यहाँ इसे राजा बनाओ। सैयद बंधु कहे कि नहीं है, मैं फर्रुखियर को कैसे जहांदार शाह सामने भेजूंगा, इनके पिता का अजमुस्तान का मेरे पर उपकार है, जो इन्हीं के बदौलत पटना और इलाहाबाद का मुझे सूबेदारी दीवानी मिली है। सब लास्ट में क्या हुआ, सैयद बंधु अब्दुल्ला खां हुसैन खां की सहायता से फर्रुखियर जहांदार शाह को पराजित करने में सफल होता है और फर्रुखियर 1713 से 1713 ईस्वी में मुगल बादशाह बन गया। जब फर्रुखियर मुगल बादशाह बना, अजमुस्तान का लड़का, तो सबसे पहले इसके पास खिलहत, इनाम, राजस्व, पैसा सबसे पहले कौन ले गया? मुर्शिद कुली खां भेंट करने गया। बोला हमारे पिता के समय तो मदद नहीं किए, फिर भी माफ कर दिया। मुर्शिद कुली खां पैसा कौड़ी दिया फर्रुखियर को, कहा ठीक है तू बंगाल धर्म सूबेदारी अपना कर। जब ये बादशाह बन गया तो मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया। इस प्रकार ये मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल का पहला सूबेदार हुआ और सूबेदार के साथ साथ एक तरह से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करके एक तरह से नवाब बना। क्या बना? नवाब बना। इसने ढाका के स्थान पर अपना मुख्यालय मुर्शिदाबाद बनाया। जब मुर्शिद कुली खां बंगाल का एक तरह समझ लीजिए कि सूबेदार यानी कि नवाब बना, उसने पहला काम ये किया कि बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था लाया। बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था लाया। यानी कि बंगाल के राजस्व बढ़ाने में, बंगाल के प्रशासन को दुरुस्त बनाने में ये बहुत ज्यादा अपना प्रदर्शन किया, यानी कि मेहनत किया मुर्शिद कुली खां। बाद में मुर्शिद कुली खां को ध्यान देना,
इस बंगाल के साथ साथ उड़ीसा भी मिल गया। तब इसने उड़ीसा, मुर्शिद कुली खां को उड़ीसा भी मिल गया। उड़ीसा मिल गया तो उड़ीसा का प्रशासन अपने सहायक या डिप्टी सूबेदार या नायब जो कहा जाता है, इसको डिप्टी सूबेदार का नायब के पद पर सुजाउद्दीन को नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? सुजाउद्दीन को। सुजाउद्दीन क्या बना? उड़ीसा का उप सूबेदार या नायब बना था। देखिए, मुर्शिद कुली खां के कोई लड़के नहीं थे, तो सुजाउद्दीन क्या था? इसका दामाद भी था। सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का दामाद था। मुर्शिद कुली खां का दामाद था, जो उड़ीसा का नायब था। मुर्शिद कुली खां के कोई पुत्र नहीं था, तो मुर्शिद कुली खां के मरने के बाद, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन, इसका कार्यकाल 1727 से 1739 तक चलेगा। पूरे बंगाल में अगर सबसे पूरे बंगाल का योग्य नवाब था तो कौन था? सुजाउद्दीन था। समझिएगा। और उस सुजाउद्दीन के पास उसमें बंगाल के बड़े बड़े सेठ, जैसे अमीचंद सेठ, जगत सेठ, बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग उसको खिलत उपहार दिए। अंग्रेज, फ्रांसीसी सब लोग इसको उपहार दे रहे हैं। इसको? सुजाउद्दीन को। सुजाउद्दीन के समय बिहार भी बंगाल में शामिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बिहार भी शामिल कर दिया। तो सुजाउद्दीन ने बिहार का उप सूबेदार किसे बनाया? वो बनाया अलीवर्दी खां को। किसे बनवाया था? अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया। समझिएगा। सुजाउद्दीन बंगाल का सबसे योग्य नवाब था। बंगाल का सबसे योग्य नवाब था। इसकी मृत्यु के बाद इसका लड़का सरफराज बंगाल का नवाब बना। सरफराज बंगाल का नवाब बना। समझिएगा। और इसी सरफराज को बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां, जो है बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां, इसी सरफराज को अलीवर्दी खां
घिरिया के युद्ध में पराजित करके मार डाला। और स्वयं बंगाल का नवाब बन गया, और स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। इस प्रकार अलिवर्दी का नवाब बन रहा है। इतना समझ में आया आपको? यानी कि अब अलिवर्दी खान नवाब बना है, इतिहास यहां से रोचक मोड़ पर आएगा। बंगाल के नवाब के लिस्ट में आ रहे कौन? देखिए, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन का लड़का सरफराज, सरफराज के बाद कौन आए? अलिवर्दी खां। हम अलिवर्दी खां की कहानी करेंगे। अलिवर्दी खां का शासन 1740 से 1756 तक रहता है। देखिए, अलिवर्दी खां को सबसे अधिक अगर समस्याएं हुई, अलिवर्दी खां को सबसे अधिक समस्या मराठों से हुई। किससे हुई? मराठों से हुई। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब अलिवर्दी खां बंगाल का नवाब था उस समय करकाल देख रहे हैं 1740, बाजीराव के लड़के बालाजी बाजीराव हैं, जो मराठे उस समय हिंदुस्तान में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। कौन थे? मराठे सबसे अधिक शक्तिशाली थे। मराठों के नेता जो रघुनाथ राव जो है, रघु जी भोसले, अलिवर्दी खां पर आक्रमण करेंगे, इसको मराठा सेना नायक रघु जी भोसले का सामना करना पड़ा। अंत में यह मराठों को उड़ीसा का राज्य दे दिया। उड़ीसा का राज्य तथा साथ में 10 लाख रुपए चौथ के रूप में देना स्वीकार किया। इस प्रकार अलिवर्दी खां किसी तरह मुगल बादशाह को भी एक ही बार में एक मुश्त 15 करोड़ रुपया दे करके अपनी स्वतंत्रता कायम कर ली। मराठों को भी उड़ीसा और 10 लाख रुपया दे करके अपने राज को बचाए रखने में कामयाब रहा अलिवर्दी खां। अलिवर्दी खां बूढ़ा हो चुका था। संजोग से अलिवर्दी खां के कोई लड़के नहीं थे। अलिवर्दी खां के सिर्फ लड़कियां थी। अलिवर्दी खां के क्या है? अलिवर्दी खां के सिर्फ लड़कियां थी। सिर्फ क्या थी? लड़की थी। इतिहास पढ़ने वाले बच्चे बहुत अधिक नाम सुने होंगे। जो पहली बड़ी लड़की थी उसी का नाम इतिहास में मेहरुन्निसा उर्फ घसीटी बेगम था। क्या नाम था? घसीटी बेगम। जो घसीटी बेगम है
अलवर्दी खां की लड़की घसीटी बेगम, इसी का नाम है मेहरुनिसा। दूसरी लड़की का नाम था अमीना बेगम। क्या नाम था? अमीना बेगम। तीसरी लड़की जी थी, उसका नाम था मैमूना बेगम। मैमूना बेगम। इसी मैमूना बेगम के लड़के का नाम है सिराजुद्दौला। अलवर्दी खां ने मैमूना बेगम छोटी लड़की के लड़के सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, अर्थात बंगाल का नवाब। तो आप ये लोग बताइए, आप लोग, जब मैमूना बेगम के लड़के सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा, तो क्या अमीना बेगम का लड़का शौकत जंग चुप रहने वाला है, जो मुंगेर का पुरिया का सूबेदार है? ये दुश्मन होगा क्या शौकत जंग? शांत बैठेगा शौकत जंग? घसीटी बेगम का खैर तो कोई लड़का था नहीं, लेकिन वो भी एक बोझ लड़का भी थी अपने बहन से, जिसको इतिहास में मुरादुद्दौला कहा जाता है। मुरादुद्दौला। घसीटी बेगम चाह रहे कि मेरा लड़का मुरादुद्दौला बैठे, ये चाह रहे मेरा लड़का बैठे, चाह रहे। अब सिराजुद्दौला को जो बंगाल का नवाबी मिला था, वो समझिए फूलों का बिस्तर नहीं, कांटों का वो सेज था। इसके अलावा अलवर्दी खां का एक बहनोई भी था, भाई का लड़का भी था, भतीजा था, बहनोई भी था, जिसका नाम है मिर्जाफर। ये भी चाह रहा था बंगाल का नवाब बनना। इधर अंग्रेज और फ्रांसीसी मुंह बाए हुए हैं कि बंगाल को मैं हड़प लूं। इधर अवध का नवाब सिराजुद्दौला, वो भी चाह रहा कि बंगाल को जीत लूं। उधर अफगान सरदार अहमद अब्दाली, वो अवध का आधार बनाकर बंगाल तक अपना राज विस्तार करना चाहता है। इस प्रकार सिराजुद्दौला, जो 1756 में गद्दी पर बैठा था, उसके लिए बड़ी विकट परिस्थिति थी। सिराजुद्दौला के सब विरोधी थे, ये विरोधी है, सब विरोधी है। इसके साथ साथ जो बंगाल के हिंदू साहू सेठ हैं, सेठ साहूकार है, जगत सेठ, अमित चंद, ये सब अंग्रेजों से मिले हुए हैं। इस प्रकार सिराजुद्दौला क्या है, मनिहारी के लड़ाई में शौकत जंग को पराजित करके मार देता है। घसीटी बेगम जो दीवान है, जगत सेठ और जगन्नाथ, उन लोगों को बुलाना चाह रहे, लेकिन अंग्रेजों के पास चली गई है। अंत में क्या होता है, इधर अंग्रेज लोग सिराजुद्दौला के जमाने में, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब कर्नाटक की लड़ाई से वापस आ चुके हैं, सेकंड कर्नाटक युद्ध तो समाप्त हो चुका है, इसके पहले मैं कक्षा में पढ़ाया हूं। उधर ब्रिटेन में उत्तराधिकार को लेकर के सप्तवर्षीय युद्ध चलने वाला है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध जो ऑस्ट्रिया और पर्सा को लेकर के हो रही है, तो उसको देख करके अंग्रेज भी अपना कलकत्ता में किलाबंदी कर रहे हैं, अंग्रेज चंद्रनगर में अपना, जिसको मना किया सिराजुद्दौला। फ्रांसीसी तो मान गए, अंग्रेज नहीं माने। तब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से फोर्ट विलियम किला की तरफ कार्रवाई करेगा। इसको मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा।